हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को देखे थे। आज हम लोग लॉन्ग टर्म देखने वाले हैं। शॉर्ट टर्म होता है कि चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में वो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, पर लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करता है, उस चीज़ को बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है और उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करता है, वही हम लोग लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में देखने वाले हैं। पहला इसमें मैकेनिज्म आता है। पहला मैकेनिज्म है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, जिसको हम लोग रास भी कहते हैं या फिर थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। ये है क्या, ये हम लोग देखने वाले, थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे हम लोग फार्माकोलॉजी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी ये ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ये रास मैकेनिज्म। तो रास मैकेनिज्म को हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो है क्या ये? तो लीवर सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजेन। इंपॉर्टेंट है नाम क्योंकि आगे फिर चेंजेस होंगे तो इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रहे, लीवर सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजेन और फिर क्या है, लीवर से जो एंजियोटेंसिनोजेन सिक्रीट हो हुआ है ब्लड सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे किडनी रिलीज करता है रेनिन। रेनिन कब रिलीज करता है? रेनिन किसके रिस्पॉन्स में रिलीज करता है? तो रेनिन रिलीज करता है जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर किडनी का डाउन होता है तो, या फिर क्या है, सोडियम का अमाउंट ब्लड में अगर कम है तो, या फिर इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब बढ़ रहा होता है, इन तीनों कंडीशन में क्या करता है, किडनी रिलीज करता है रेनिन। किडनी में भी जेजी सेल होते हैं, वो रिलीज कर रहे होते हैं रेनिन। और क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है ना। एक रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 फिर सर्कुलेशन में है। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 जो है, यहाँ क्या होता है, तो लंग्स क्या सिक्रेट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको ACE भी कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको ACE कह रहे हैं, तो ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब आगे क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 2 अब यहाँ पे ये अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। होता क्या है, तो एंजियोटेंसिन 2 करता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इन एड्रिनल ग्लैंड। और एल्डोस्टेरोन करता क्या है, यानी एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे, ये एंजियोटेंसिन 2 गया कहाँ, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और वहां से रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है ना, सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन, यानी याद रहे यहाँ पे ये करवाता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। कहने का मतलब क्या है कि जब एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा तो वहां से रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन और वो एल्डोस्टेरोन काम करता है सोडियम वाटर रिटेंशन का। दूसरा क्या है, एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन द किडनी, यानी यहां से वो एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ और एंजियो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या करवा देते हैं, एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रिटेंशन करवाते हैं। एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट मसल हाइपरट्रॉफी एंड फाइब्रोसिस इन द हार्ट, यानी हार्ट में जो हाइपरट्रॉफी करवाता है और फाइब्रोसिस करवाता है। इंपॉर्टेंट ये कि हाइपरट्रॉफी करवा रहा होता है ताकि वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और साइज इंक्रीज हो। एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक आउटफ्लो इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है एंजियोटेंसिन। और क्या करता है, एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और दूसरा ये सिंपैथेटिक टोन और तीसरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तीन चीजें आगे इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, यानी इसका जो प्रोसीजर है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। एंजियोटेंसिन 2 कैसे बना ये हम लोग देख लिए है ना। अब जैसे यहाँ पे लीवर है, सिक्रेट किया एंजियोटेंसिनोजेन फिर रेनिन उसको कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2। हम लोग बात करने वाले हैं एंजियोटेंसिन 2 की कि एंजियोटेंसिन 2 कैसे काम करता है। ओके, अब यहाँ पे है क्या कि एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज करता है लीवर और किडनी रिलीज करता है रेनिन। तो किडनी जो रेनिन रिलीज करता है, होता क्या है कि लीवर जो रिलीज किया था एंजियोटेंसिनोजेन, उस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और उस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है ACE, जो रिलीज कहां से होता है, लंग्स से। ओके, तो अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 जो है एक्ट करता है दो तरीके से। क्या है, ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए। पहला, इट कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, इट कॉज constriction of arterioles in the body so that peripheral resistance is increased and blood pressure rises, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। यानी क्या है कि वैसो
कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे क्या होता है क्या कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है ना, ब्लड प्रेशर राइजेस। एंजियोटेंसिन 2 causes constrictions of different arterioles in the kidney so that glomerular filtration rate reduces। यानी इसके वजह से क्या होता है कि GFR ये डिक्रीज करता है। GFR अगर डिक्रीज किया तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, है ना, ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा और उस क्या क्या होगा कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगा। दिस रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, इंक्रीजेज ईसीएफ वॉल्यूम टू नॉर्मल लेवल, दिस इन टर्न इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल लेवल। यानी इसके वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। एंजियोटेंसिन का दो काम देखें, पहला क्या है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, और दूसरा यहाँ पे क्या करवाता है कि वाटर और सोडियम का रिटेंशन करवाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम फिर नॉर्मल लेवल पे आता है, और वो ब्लड वॉल्यूम जब नॉर्मल लेवल पे आता है तो ब्लड प्रेशर फिर बैलेंस होता है। साइमल्टेनियसली एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। इसकी वजह से क्या होता है कि जब एंजियोटेंसिन एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है एल्डोस्टेरोन। This hormone increases the absorption of sodium from renal tubules. Sodium reabsorption followed by water reabsorption resulting increase ECF and blood volume। और इसकी वजह से क्या होता है ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है और नॉर्मल लेवल पे फिर आता है, यानी ब्लड प्रेशर फिर मेंटेन होता है। तो ये तो था रास मैकेनिज्म, था ना, कि रास मैकेनिज्म क्या क्या था, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये तीन चीज़ें देख लिए हम लोग। रेनिन क्या काम करता है वो भी देख लिए, है ना, एंजियोटेंसिनोजन किस तरीके से काम कर रहा है वो देख लिए, एल्डोस्टेरोन भी किस तरीके से काम कर रहा है ये देखे, और ये कंप्लीट एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, यानी ये रास जो है, ये रास है ना, ये रास जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने में कौन काम करता है, रास, और ये लॉन्ग टर्म में होता है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड में ये यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेते हैं, ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है, पर हाँ लॉन्ग टर्म ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब एक दूसरा मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में दूसरा आता है थ्रू एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग ADH भी कहते हैं। अब ADH क्या है, ADH इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ADH कहाँ से सिक्रेट होता है, इंडोक्राइन सिस्टम जब लोग डिटेल में देखेंगे तो सारे हार्मोन्स के रिलीज और वो सारे एक्शन, यानी सोर्स और उसका फिर एक्शन कहाँ पे है वो चीज़ें डिटेल में देखेंगे, पर फिलहाल हम लोग ADH के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ADH इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी of the distal convoluted tubules and collecting ducts, increasing water reabsorption। यानी क्या होता है कि ADH क्या काम कर रहा होता है, काम कहाँ करता है, किडनी पे को भी कहाँ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और क्या है कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे ये काम करता है। और ये क्या करता है, इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ऑस्मोस रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस मॉनिटर द कंटेंट ऑफ ब्लड एंड ADH सिक्रीशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। यानी ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर, यानी ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में, और ये क्या मॉनिटर करता है किस चीज को, कंटेंट ऑफ द ब्लड एंड ADH सिक्रीशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। अब थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है ADH, और ये स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर एक्सक्रीट करता है कहाँ पे, सर्कुलेशन, यानी ब्लड फ्लो जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन में इसको रिलीज कर देता है। रिलीज यानी एक्सक्रीट होने के बाद क्या होता है कि ये काम करता है कहाँ, किडनी पे काम किया, जिसमें क्या है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे काम करता है। और यहाँ क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। उस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हम लोग ये फिर कहते हैं कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर देखे थे, पिछले लेक्चर्स हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर देखे तो उसमें एक फैक्टर था ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवाएं, जिसका रिजल्ट क्या मिलेगा
कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करवाएगा। और हाइपोथैलेमस से रिलीज और प्रोड्यूस होने वाला एडीएच जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, वो एडीएच काम क्या करता है, अल्टीमेट काम ये करता है कि वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज किया था वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, तो ये दो थे, पहला हम लोग रास देख लिए और दूसरा हम लोग एडीएच के थ्रू देख लिए। अब तीसरा क्या है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जिसको एएनपी भी बोलते हैं। फिर ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें जिसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग 28 एमिनो एसिड्स मिलेगा। इट इज सिक्रेटेड बाय आर्टेरियल मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट, यानी यहाँ से हार्ट से रिलीज हो रहा होता है एएनपी। इट इज फाउंड इन हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन ऑल्सो, हाउएवर इट्स एक्शन इन ब्रेन इज नॉट नोन, यानी ये हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन में भी ये मिला था, लेकिन इसके एक्शन जो ब्रेन में क्या वो अभी तक पता नहीं है। तो हम लोग एएनपी जो हार्ट से रिलीज होता है उसकी बात कर लेते हैं। एएनपी इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ एट्रियल मसल्स इन कंडीशन लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी एएनपी कब रिलीज होता है, जब क्या हो रहा होता है, ओवर स्ट्रेचिंग होता है आर्टेरियल मसल्स का, और उस वक्त यानी कब ये होगा, ओवर स्ट्रेचिंग कब मिलेगा, जब क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, उस वक्त ये रिलीज होगा। एएनपी इन टर्न इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फॉलोड बाय वाटर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन एंड हेल्प्स in the maintenance of extracellular fluid volume and blood volume. It also lowers blood pressure, यानी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को कम करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम बताते हैं, एक लव ट्रायंगल है, ओके, एक लव ट्रायंगल है, उसमें क्या है, वाटर, सोडियम और ग्लूकोज। उस लव ट्रायंगल में हम लोग वाटर और सोडियम को देखने वाले हैं। जहां वाटर जाएगा वहां सोडियम जाएगा, जहां सोडियम गया वहां वाटर जाएगा, ये एक दूसरे का। और फिर एक यहाँ जहां ग्लूकोज जाएगा वहां वाटर जाएगा। तो ये हम लोग जब इंसुलिन का एक्शन देखेंगे और फिर डायबिटीज वाली कंडीशन में, तो वहां पे ये देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस वाटर और इस सोडियम की कहानी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, तो एएनपी जो रिलीज होता है ना, एएनपी रिलीज होता है, उससे क्या होता है, ये एक्सक्रीशन करवा देता है सोडियम का। अब यहाँ पे सोडियम है, सोडियम निकलेगा, यानी एएनपी बॉडी से सोडियम को निकालता है, जिसके वजह से अब क्या है, वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकालेगा, यानी यूरिन के थ्रू उसको पास आउट करवाएगा। तो वाटर भी उसके साथ निकलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। अब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज किया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। कैसे, हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे कि ब्लड वॉल्यूम जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है ब्लड प्रेशर को, यानी अगर ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और एएनपी यही काम करवाता है। और एएनपी रिलीज कब हो रहा है, जब क्या है, इंक्रीज ब्लड, ओके, ये रिलीज कब होता है, ओवर स्ट्रेचिंग के टाइम, ठीक है, जब वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हो, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। और ये काम करता है ब्लड प्रेशर को कम करने का। कैसे काम करता है, इफेक्ट ऑफ एएनपी ऑन सोडियम एक्सक्रीशन, ये देखते हैं कैसे करता है। तो आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जिसको एएनपी कहते हैं, इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयंस थ्रू यूरिन। ये मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय रिलैक्सिंग मैसेंजर सेल्स एंड डायलेटिंग एफरेंट आर्टरियोल्स। करता क्या है कि ये जीएफआर इसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और क्या करता है, डायलेटिंग एफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट और एफरेंट, तो एफरेंट आर्टरियोल्स को और डायलेट कर देता है। इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स इन किडनी। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट हो रहा था, यानी इससे रीअब्जॉर्ब हो रहा था, उस चीज़ को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, यानी उस चीज़ को बंद कर देता है। अब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वाटर रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। ये दोनों, जब वाटर दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बंद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ सोडियम इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी इसको जो है सो क्या कि यूरिन में पास आउट करवा देगा, रीनल है ना, इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी इसको यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन में जो है क्या करवाएगा, सोडियम को भेज देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। Escape phenomena. Thus, ANP is responsible for escape phenomena and prevention of edema in primary hyperaldosteronism in spite of increasing ECF volume. जब वहाँ पे एडिमा वाला कंडीशन है, जब हम लोग एडिमा को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी ANP काम करता है। और वहाँ पे वो ANP काम कैसे करता है, तो ब्लड वॉल्यूम को कम करता है। एंटी ADH की तरह क्या है, एंटी ADH की तरह ये काम करता है। कौन है काम करता है, ANP।
इफेक्ट ऑफ एएनपी ऑन ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? एएनपी डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय वैसोडाइलेशन बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल फाइबर्स मेनली इन आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। क्या करता है? वैसोडाइलेशन करवाता है एएनपी। इनहिबिटिंग रेनिन सिक्रेशन जेजी apparatus ऑफ, है ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जिसको जेजी apparatus कहते हैं, ठीक है। इनहिबिटिंग रेनिन सिक्रेशन करवाती है, यानी रेनिन जो सिक्रीट हो रहा था और रेनिन के वजह से अल्टीमेटली जो हो एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था, प्रोसेस रास चल रहा था, यानी इसको ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या करवाता है? रास मैकेनिज्म को बंद करवाता है ना। इनहिबिटिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा था, उसको भी इनहिबिट करेगा। इनहिबिटिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, वो भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते थे, उसके इफेक्ट को भी डिक्रीज करता है। यानी सबका रिजल्ट क्या होता है? डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। आई होप आप लोगों को लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।